जबरदस्त गुरुजी, हाई जोश है, जबरदस्त दोस्त है। चलिए मेरी रसगुल्ला आर्मी, तो कंसंट्रेशन का लेवल बनाइएगा और देखिएगा बच्चे, हम यहां पे बात कर रहे हैं आपसे, वो बात कर रहे हैं ओवरी के बारे में। इस ओवरी को ही अपन बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते हैं अंडाशय। इस ओवरी को ही अपन बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते हैं, ओवरी को ही बोल के चलते हैं अंडाशय। बोला सर ठीक है। सर इस अंडाशय की क्या कहानी है? याद करो, हमने बोला था कि महिलाओं में अंडाशय होते हैं, वो दो होते हैं, मतलब एक जोड़ी होते हैं, और वो उदर गुहा के अंदर होते हैं, उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होते हैं। तो हमने बोला जब भी अंडाशय के बारे में पूछे तो हमने बोला ये होते हैं वन पेयर। उत्पत्ति इनकी होती है, वो होती है मीजोडर्मल। उत्पत्ति वो होती है मीजोडर्मल। इनका कोई पूछे साइज, तो हमने बोला जब भी कोई अंडाशय का साइज पूछेगा तो बात करेगा इनकी लंबाई के बारे में। तो याद रखना, अंडाशय की लंबाई जो होती है वो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। साइज के बारे में पूछेगा, जब भी बात करें अंडाशय की लंबाई बताओ, तो लंबाई जो होती है वो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। हमने बोला ये अंडाशय जो है ये प्राथमिक जनन अंग है। अब सवाल था सर महिलाओं में अंडाशय को प्राथमिक जनन अंग क्यों बोला? याद करो, हमने बोला था प्राथमिक जनन अंगों का 2 काम है, युग्मकों का निर्माण करना, दैट इज अंडे का निर्माण करते हैं। हमने बोला ये अंडे दैट इज युग्मक का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। और दूसरी काम हमने बोला था कि प्राथमिक जनन अंग का दूसरा काम है हार्मोन का संश्लेषण करना। तो हमने बोला ये हार्मोन का संश्लेषण करते हैं। ये हार्मोन का संश्लेषण करते हैं। पूछेगा गुरुजी आप हमें बताओ, आपने कहा कि अंडाशय हार्मोन का संश्लेषण कर सकता है। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप बताओ अंडाशय कौन से हार्मोन का संश्लेषण करता है? बेटा आप याद करो, आपने नाम सुना होगा एस्ट्रोजन हार्मोन का, आपने नाम सुना होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। इन सब का निर्माण कौन करता है? महिलाओं में अंडाशय ही है जो इन सभी हार्मोन का निर्माण करता है। अब पूछेगा सर महिलाओं में अंडाशय कहां स्थित होते हैं? बेटा याद करो, नर में जो वृषण थे वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित थे। क्यों? क्योंकि स्पर्म के निर्माण के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए था, किसकी तुलना में? शरीर के सामान्य तापमान की तुलना में। इसलिए वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित थे। लेकिन मादाओं में अंडाशय जो होते हैं वो कहां स्थित होते हैं? मादाओं में अंडाशय जो है मेरे बच्चे वो स्थित होते हैं उदर गुहा के निचले भाग में। तो हमने बोला ये उदर गुहा के अंदर निचले भाग में स्थित होते हैं। ये उदर गुहा के अंदर निचले भाग में स्थित होते हैं। निचले भाग में स्थित होते हैं कौन? अंडाशय। कौन? अंडाशय। अब सवाल था सर आपने बोला अंडाशय उदर गुहा के अंदर है, तो अंडाशय उदर गुहा के अंदर ऐसे हवा में तो लटक नहीं रहे होंगे कि कोई जादू की छड़ी थी और भाई साहब ये अंडाशय हवा में लटक रहे थे, है ना? कोई जादू की छड़ी थी और ये अंडाशय जो थे ये हवा में लटक रहे थे। यस, ऐसा तो होगा नहीं। आपने कहा हां, ऐसा तो होगा नहीं, कोई ना कोई तो संरचना होगी जिसकी सहायता से अंडाशय शरीर के किसी ना किसी भाग से जुड़े हुए होंगे। आपने कहा हां सर, कोई ना कोई तो संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसकी सहायता से ये अंडाशय शरीर के किसी ना किसी भाग से जुड़े हो।
तो चलिए मैं उस संरचना के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इतनी सी बात नोट करें, इतनी सी बात नोट करें। हां बेटा एकदम सही है, रिलैक्सिन हार्मोन भी निकलता है, वो बात अपन बाद में करेंगे। यस, वो बात अब अपन थोड़ा बाद में करेंगे, है ना। अभी केवल ये फेमस हार्मोन के नाम बात कर लेते हैं। यस, नोट हो गया। अब बड़े ध्यान से देखना, इसी सवाल का जवाब देते हैं। यस, तो अब एनसीईआरटी माता से जब हमने पूछा कि एनसीईआरटी माता आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में, ये अंडाशय जो है वो उदर गुहा के अंदर स्थित है, निचले भाग में स्थित है, लेकिन वो कौन सी संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं? तो बोला एक बहुत पतली सी झिल्ली-नुमा संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं, और उस झिल्ली-नुमा संरचना है लिगामेंट। ये वो लिगामेंट नहीं है जो बोन को बोन से जोड़ता था, बबली वाला, वो लिगामेंट नहीं है। ये एक बहुत पतली सी झिल्ली-नुमा संरचना है, उसको अपन ने बोला लिगामेंट। तो हमने बोला कि अंडाशय लिगामेंट के द्वारा श्रोणी भित्ति तथा गर्भाशय से जुड़े होते हैं। हमने बोला ये लिगामेंट नाम की संरचना के द्वारा किससे जुड़े होते हैं? श्रोणी भित्ति और गर्भाशय से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के इत्मीनान से देखना। बेटा हमने माना कि अपने पास ये किसी इंसान का पैल्विक भाग है। हमने बोला ये किसी इंसान का पैल्विक भाग है। ये नीचे वाला, ये जहां बेल्ट लगाते ये वाला भाग पैल्विक भाग है। ये आगे वाली सतह को बोल दिया अधर भाग, और ये पीछे वाले भाग को अपन ने बोल दिया, इसको बोल दिया पृष्ठ भाग। बोला सर ठीक है। हमने बोला यहां पर ही पाए जाते हैं अंडाशय। यहां पर ही क्या पाए जाते हैं? अंडाशय। हमने मान ली ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये संरचना ही अपने पास अंडाशय है। हमने बोला ये जो संरचना दिखाई दे रही है अंडाशय है, इसे ही बोल दिया ओवरी। ये अपने पास अंडाशय है, ये अंडाशय है। और हमने मान लिया ये जो संरचना यहां पे दिखाई दे रही है आपको, यस, हमने मान लिया ये संरचना अपने पास है, ये अपने पास है गर्भाशय। बोला गुरुजी ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला ये उदर की जो भित्ति आपको दिखाई दे रही है, ये उदर की भित्ति का आंतरिक भाग है, और इस आंतरिक भाग पर सरल शल्काकार उपकला की एक परत पाई जाती है। सरल शल्काकार उपकला की एक परत पाई जाती है। ये लो, ये जो परत यहां पर पाई गई, इस परत को अपन बोलते हैं पैराइटल। पेरिटोनियम। ये जो परत है, इस परत को बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। हमने एक चीज और देखी, क्या देखा? हमने ये देखा कि यहां पर हर एक अंडाशय को देखोगे तो हर एक अंडाशय के ऊपर भी ये लीजिए शल्काकार उपकला की एक पतली सी परत पाई जाती है।
ये जो पतली सी परत आपको दिखाई दे रही है, इस पतली सी परत को अपन बोलते हैं विशरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम बोला गुरुजी, ठीक है। अब देखो ये हमारी उदर गुहा की, ये महिलाएं जो है उनकी उदर गुहा के अंदर का भाग है। हमने क्या कहा, हमने बोला कि उदर गुहा के अंदर देखोगे तो अंडाशय लिगामेंट की सहायता से श्रोणि भित्ति से भी जुड़ा होता है और गर्भाशय से भी जुड़ा होता है। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। हमने क्या देखा कि ये अंडाशय जो था, ये प्रत्येक अंडाशय देखो गर्भाशय से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक अंडाशय जो है वो गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। ये लिगामेंट जिनके द्वारा अंडाशय गर्भाशय से जुड़ा हुआ है, इनको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, अंडाशय लिगामेंट। तो जब भी बोले बताओ अंडाशय लिगामेंट क्या काम करते हैं, तो आपका सीधा जवाब आएगा ये वो लिगामेंट थे जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ते हैं, जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ते हैं। बोला गुरुजी, ठीक बात है। फिर हमने क्या देखा कि प्रत्येक अंडाशय जो है ये कुछ लिगामेंट की सहायता से श्रोणि भित्ति से जुड़ा होता है। ये लो, हमने बोला ये श्रोणि भित्ति से जुड़ा होता है और इनको अपन बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। इनको अपन बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। तो कान खोल के सुन लो, जब भी बोले सस्पेंसरी लिगामेंट क्या काम करते हैं, तो हमने बोला ये वो लिगामेंट है जो अंडाशय को श्रोणि भित्ति से जोड़ते हैं, जो अंडाशय को श्रोणि भित्ति से जोड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब पूछोगे गुरुजी एक बात बताओ, हमने कहा हां मेरे लाडले, तो ये अंडाशय जो था ये अंडाशय श्रोणि भित्ति से नहीं जुड़ा होता। मैंने कहा बिल्कुल, सॉरी, गर्भाशय श्रोणि भित्ति से नहीं जुड़ा होता। हमने कहा वो बेटा बिल्कुल, ये गर्भाशय भी श्रोणि भित्ति से जुड़ा होता है। तो हमने देखा कि ये लिगामेंट जो इस गर्भाशय को श्रोणि भित्ति से जोड़ रहे हैं, इन्हें बोलते हैं गर्भाशय लिगामेंट। इनको अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं गर्भाशयी लिगामेंट। इसको अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं गर्भाशयी लिगामेंट, गर्भाशयी लिगामेंट, गर्भाशयी लिगामेंट। तो बड़े ध्यान से देख लेना, एनसीईआरटी माता ने ये जो लाइन लिखी है कि अंडाशय लिगामेंट के द्वारा श्रोणि भित्ति और गर्भाशय से जुड़ा होता है, तो यहां पे देख लेना गर्भाशय से जुड़ा होता है उन्हें बोलते हैं अंडाशय लिगामेंट, और जिनके द्वारा श्रोणि भित्ति से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सस्पेंसरी लिगामेंट किससे जोड़ते हैं, हमने बोला श्रोणि भित्ति से जोड़ते हैं। ये वो है जो अंडाशय को श्रोणि भित्ति से जोड़ते हैं, श्रोणि भित्ति से जोड़ते हैं। यस, अब देखो ऊपर वाली लाइन जो एनसीईआरटी ने लिखी थी, हमने उसको डायग्राम के द्वारा एकदम क्लियर कर दिया है, एकदम क्लियर कर दिया है। यस, एकदम क्लियर कर दिया। यस, जल्दी से इस नीट एंड क्लीन डायग्राम को बनाइए ताकि ऊपर जो लाइन एनसीईआरटी माता ने दे रखी वो दिमाग में छप जाए, दिल में उतर जाए और मस्त मस्त दो नैनों में चमक जाए, चमक जाए, चमक जाए, चमक जाए। यस, 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 जल्दी से मेरे लाडले इतनी सी बात को नोट कीजिए, जल्दी से मेरे लाडले इतनी सी बात को नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए।
चले, अब सवाल था गुरुजी एक बात बताओ, क्या अगर यहां से अंडाशय को बाहर निकाले और इस अंडाशय को तरबूज की तरह काट ले, और तरबूज की तरह काट के इस अंडाशय को बाहर निकाल के तरबूज की तरह काट के और फिर अंदर से देखे तो इसका क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगी, कैसी संरचना दिखाई देगी? मतलब हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं अंडाशय की आंतरिक संरचना के बारे में। अंडाशय की आंतरिक संरचना के बारे में बात करना चाह रहे हैं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा क्या कहानी है। यस बेटा, हमने अंडाशय को लिया और उस अंडाशय को लेके और बिल्कुल तरबूज की तरह काट डाला। ये लो जी, अंडाशय को लिया और इस अंडाशय को बिल्कुल तरबूज की तरह काट डाला। बोला सर ठीक है। जब अंडाशय को तरबूज की तरह काटा तो काटने पर क्या पता चला? हमने बोला अंडाशय को तरबूज की तरह काटा तो काटने पर पता चला कि अंडाशय के ऊपर सरल शल्काकार उपकला की एक परत है और ये शल्काकार कोशिकाएं धीरे धीरे घनाकार कोशिकाओं में बदलने लगती है, घनाकार कोशिकाओं में बदलने लगती है, घनाकार कोशिकाओं में बदलने लगती है। बोले यस। तो हमने बोला ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है? हमने बोला ये मेरे पास है पतली उपकला परत। ये अपने पास जो दिखाई दे रही है ये पतली उपकला की परत है। बोला गुरुजी ठीक है। इस पतली उपकला की परत के नीचे हमें ये सफेद रंग की परत भी तो एक दिखाई दे रही है। यस, इस सफेद रंग की परत को बोलते बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसी को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसी को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बोला गुरुजी ठीक है। अब हमने क्या देखा? हमने बोला ये पतली सी परत जो थी, ये पतली सी परत जो थी, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो उसके नीचे थी, इसके अंदर की क्या कहानी है? बेटा अगर इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर से ये दो भाग हमें दिखाई देंगे। इसके अंदर से हमें ये दो भाग दिखाई देंगे, हमें ये दो भाग दिखाई देंगे। यस, बोला सर कौन से दो भाग? हमने बोला बड़े ध्यान से देखो, यहां पर हमें अंडाशय के अंदर दो भाग अपने को दिखाई दे रहे हैं, एकदम क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एक भाग ये भाग जो कि बाहरी भाग है, इस बाहरी भाग को अपन बोलते हैं कोर्टेक्स। ये अंडाशय का कौन सा भाग है? कोर्टेक्स भाग है। तो एक तो ये बाहर वाला भाग और इस बाहरी भाग को अपन बोल के चलते मेरे बेटा कोर्टेक्स। दूसरा हमने बोला ये अंदर वाला भाग, ये अंदर वाला भाग, इस अंदर वाले भाग ये मेरे पास है आंतरिक भाग, और इस आंतरिक भाग को ही बोलते हैं मेडुला। ये आंतरिक भाग, इस अंदर वाले भाग को अपन बोल के चलते मेरे बच्चे, वो बोल के चलते मेडुला। बोलो गुरुजी ठीक है। तो जब भी पूछे कि अंडाशय को अगर अंदर से देखे तो अंदर से अंडाशय के कितने भाग? आप कहोगे दो भाग, बाहर वाला भाग कोर्टेक्स, अंदर वाला भाग मेडुला। और इस कोर्टेक्स एंड मेडुला दोनों को मिला के ही अपन बोल के चलते हैं स्ट्रोमा। इस कोर्टेक्स एंड मेडुला, इन दोनों भागों को मिला के ही बोलते हैं, वो बोलते हैं स्ट्रोमा। इन दोनों भागों को मिला के ही बोलते हैं, वो मिला के ही बोलते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। बोला गुरुजी ठीक बात है। अब सर एक बात बताओ, क्या आप बताओ ये कोर्टेक्स वाले भाग की क्या कहानी है और ये जो आंतरिक भाग है मेडुला, इसकी क्या कहानी है? बड़े ध्यान से देखना बेटा। आंतरिक भाग की और बाहरी भाग की तुलना करें तो सबसे पहले हम बाहरी भाग के बारे में बात करते हैं। हमने क्या देखा कि ये जो बाहर वाला भाग है, इस बाहर वाले भाग में ये संरचनाएं आपको दिखाई दे रही होगी।
बोला यस। ये एग्जैक्टली में परिवर्धनशील पुटिका है, जिसको अपन बोलते हैं ना उगोनिया। मैं कहूंगा कि ये उगोनिया या परिवर्धनशील पुटिका है, और यही पुटिका परिवर्धित होके फीमेल गैमिट दैट इज अंडे का निर्माण करती है। तो जब भी कोई कहे कि बताओ महिलाओं के अंडाशय के कौन से भाग में पुटिका का परिवर्धन या अंडे का निर्माण होता है, जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो, कौन से भाग में होता है? यस, बताओ जल्दी। जल्दी बताओ कौन से भाग में होता है? यस, कोर्टेक्स भाग में। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। कोर्टेक्स भाग में पुटिकाओं का परिवर्धन होता है। तो ये परिवर्धनशील पुटिकाएं हैं, तो मैं कोर्टेक्स में लिख दूं कि पुटिका परिवर्धन का स्थल है। हमने बोला ये जो मेरे पास है ये पुटिका परिवर्धन का स्थल है। पूछेगा गुरुजी ठीक बात है। वो पूछेगा सर इस मेडुला के अंदर हमें ये जाल दिखाई दे रहा है। हमने कहा ये जाल जो दिखाई दे रहा है ये किस चीज का जाल है? तो याद रखना ये आंतरिक भाग मेडुला में ये जो जाल दिखाई दे रहा है ये तंत्रिका तंतुओं का, रक्त वाहिनियों का जाल है। तो जब भी पूछे आंतरिक भाग मेडुला में क्या है, तो हमने बोला रक्त वाहिनी तथा तंत्रिका तंतुओं का तंत्रिका तंतुओं का जाल पाया जाता है। जाल पाया जाता है, जाल पाया जाता है, जाल पाया जाता है। इतनी सी बात को नोट कीजिए। अब मैं आपको एनसीईआरटी की उस लाइन पे ले चलता हूं। एनसीईआरटी क्या कहती है? हमारी एनसीईआरटी माता बोली कि प्रत्येक अंडाशय पतली उपकला से ढका होता है जो स्ट्रोमा को घेरे होती है, जो स्ट्रोमा भाग को घेरे होती है, घेरे होती है, घेरे होती है। यस, तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से मैं एनसीईआरटी की उस लाइन पर पहुंचा हूं कि प्रत्येक अंडाशय पतली उपकला परत से घिरा होता है, जो घिरा क्यों ढका होता है? ढका होता है जो अंडाशय के स्ट्रोमा को घेरे होती है। ये भाई एनसीईआरटी माता की जबरदस्त जिंदाबाद बवंडर लाइन है। इस लाइन को पक्का पक्का याद कर लेना, पक्का पक्का याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना। यस, इस लाइन को समझाने के लिए ही कि स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा क्या है, पतली उपकला क्या है, ये डायग्राम केवल इस लाइन को समझाने के लिए बनाया है। केवल इस लाइन को समझाने के लिए ही ये डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम बनाया है। यस,
यस, यस। जल्दी से इतनी सी बात को नोट कीजिए, इतनी सी बात को नोट कीजिए, इतनी सी बात को नोट कीजिए। अभी बच्चों, अभी हमने आप लोगों से अंदाज से कहां पर स्थित होता है यह बात कर ली है। अभी हमने आप लोगों से अंदाज से अंदर से कैसा दिखाई देता है यह बात कर ली है। अब अंडाशय के अंदर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, पुटिका का परिवर्धन कैसे होता है, यह बात मैं आगे करूंगा जब मैं आपको युग्मक जनन वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा, तब करूंगा। अभी मैं वहां से हटके अगले पोर्शन के बारे में बात करता हूं, जो अपने पास सहायक नलिकाएं थी उनके बारे में बात करना शुरू करता हूं। मतलब मैं आपसे फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात करूंगा, मैं आपसे गर्भाशय के बारे में बात करूंगा, मैं आपसे सर्विक्स के बारे में बात करूंगा, मैं आपसे योनि के बारे में बात करूंगा। तो आर यू रेडी? जल्दी से आगे बढ़े। यस, जल्दी से आगे बढ़े, जल्दी से आगे बढ़े, जल्दी से आगे बढ़े। मैं कुछ लोगों के अगर कोई काम के दुख दर्द है तो उन कुछ दर्द को पूछ लेता हूं। सर सस्पेंसर लीगामेंट क्या होता है? कमाल कर दिया, लिख तो रखा है। ये लीगामेंट का नाम है, जैसे आपका नाम लक्ष्मी शर्मा है ऐसे लीगामेंट का नाम है सस्पेंसरी लीगामेंट। वो अंडाशय को श्रोणि भित्ति से जोड़ने का काम करता है। यस, इसमें ऐसी और लेयर होती है ना, ट्यूनिका प्रोप्रिया, ट्यूनिका प्रोप्रिया। अरे ट्यूनिका प्रोप्रिया के बारे में तो बात कर चुके हैं ना। ट्यूनिका प्रोप्रिया की कहानी तो आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वगैरह में पढ़ी थी ना। यहां पे तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही मान लो। ये क्या हो गया? वायरल पेरिनोनियम में मां होता है, राम जाने भाई, ये हिंदी मेरे समझ में नहीं आई। राहुल चौधरी ज्यादा खतरनाक लिख दी। ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस का आवरण भी बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एग्जैक्टली में श्वेत तंतु में ऊतक की बनी हुई एक परत होती है। ये शरीर में बहुत सारी अलग अलग जगह होती है, जहां पे भी होगी हम उस परत का नाम बोल देंगे। सही कह रहे हो। यस, ओवरी की शेप कैसा हो, ओवरी का शेप कैसा होता है? अरे मेरे मालिक, ओवरी जो था, जब नाम ही उसका अंडाशय हमने दे दिया तो अंडाशय जो था वो अंडाशय तो हमें अंडाकार ही दिखाई देना वाला है। यस, है ना। तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, नन्हे मुन्ने दिमाग पे इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है। यस, ये कह रहा गर्भाशय लिगामेंट का क्या काम है? गर्भाशय को श्रोणि भित्ति से जोड़ना। मैं अगर आपको एक रस्सी से बांध दूं तो रस्सी का क्या काम था? आपको उस जगह पे बांधे रखना, बस। भाई साहब, अंडाशय का वेट कितना होता है? सुमंत गुप्ता, अरे मालिक तेरे को दंडवत प्रणाम, तेरे को मेरे भाई दंडवत दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जितनी बात बताई गई मालिक उतनी ही नोट कर ले। ये वेरी करता है, अलग अलग पर्सन का अलग अलग हिसाब किताब होता है। केवल तेरे को इतनी सी बात लिख देनी है जितनी एनसीईआरटी माता ने लिखी। यस, बाकी मेडिकल कॉलेज में बहुत डिटेल में पढ़ने वाला है भाई, इतना माफ कर दे यार। ओवरी और टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? जूलॉजी में एक भी साइंटिस्ट का नाम नहीं आया। साइंटिस्ट अमित कुमार जो है उसी ने उसकी स्ट्रक्चर निकाल के दी थी। तो ये साइंटिस्ट अमित कुमार का ही नाम लिख लो। ये जूलॉजी का बहुत बड़ा गुराह है। और भाई साहब, हमें बड़ा दुख है कि अमित कुमार जी के लिए एक भी साइंटिस्ट का नाम नहीं आया। तो अमित कुमार जी, आपको दंडवत प्रणाम। आप खुद ही अपना नाम दे ले, क्योंकि हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या यार, कैसे कैसे नमूने हैं हिंदुस्तान में। बोलो नाम नहीं आई तो खुशी की बात है कि भाई रट्टा नहीं मारने पड़ा। कौन कब पैदा हुआ था, क्या नाम, वो रट्टा मारना पड़ता है। वो रट्टा मारने की चीज कम से कम है। ये तो अच्छी बात है कि कंसेप्चुअल बातें दे रखी। बोलो इसमें भी यार, ओवरी फैलोपियन ट्यूब से भी तो ज्वाइंट होता। अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में बात करेंगे। फैलोपियन ट्यूब से सीधा नहीं जुड़ता है। यस सर, विसरल पेरिटोनियम क्या होता है? अरे सरल शल्काकार उपकला की वो परत जो किसी अंग के चारों तरफ पाई जाती है उसे विसरल पेरिटोनियम कहते हैं।
लिगामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। पैराइटल पेरिटोनियम का क्या काम है? एक पतली सुरक्षात्मक परत है जो दहे भित्ति के अंदर की तरफ पाई जाती है। ओ भाई साहब, ऊजेनेसिस स्टेज में फर्स्ट पोलर बॉडी, बेटा आगे पढ़ेंगे। अब मोटा मोटी बात मुझे लगता है मैंने कर ली है, इतना ही बहुत है भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। तोबा तोबा तोबा, इतने बच्चे बड़े खतरनाक, बड़े बवंडर, एकदम तबाही मचा दी है ना, तबाही पे तबाही मचा दी। क्या बात, क्या बात, क्या बात है ना। चलो भाई कोई बात नहीं, चलिए हमने मोटे मोटे डाउट जो थे, जो काम के डाउट थे, वो क्लियर कर लिए। और अपने पास श्री 1008 अमित कुमार जी को यूनिवर्सल साइंटिस्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये तो किसी भी किताब में इनके बारे में कोई बात नहीं कर रखी है। तो अमित कुमार जी एक प्रचंड साइंटिस्ट हमने घोषित कर दिए गए, बायोलॉजी के भाई साहब मेन प्रचंड ज्ञाता। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अमित कुमार जी की आज्ञा से हम आपसे बात करते हैं। वो बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं ओविडक्ट, इसी को अपन बोल देते हैं अंडवाहिनी। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। सवाल पूछेगा सर ये अंडवाहिनी जो है, इस अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? सबसे पहली बात, इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। अंडवाहिनी की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? अंडवाहिनी की लंबाई जो होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर। पूछेगा सर एक बात बताओ, बोला क्या? अगर इस अंडवाहिनी को तुम काट के देखें तो इसके सबसे अंदर वाली परत में क्या पाया जाता है? बेटा इसके सबसे अंदर वाली परत जो है वो सीलिएटेड ग्रंथिल उपकला से आश्रित होती है। तो मैंने बोला ये इसकी आंतरिक परत में सीलिएटेड ग्रंथिल उपकला पाई जाती है। पूछेगा सर एक बात बताओ, हमने कहा सर आप हमें बताओ ये अंडवाहिनी जो है ये कहां से कहां तक पाई जाती है? तो मैं कह दूं कि ये अंडाशय की सतह से लेकर गर्भाशय तक फैली होती है। तो हमने बोला ये अंडाशय की सतह, दैट इज परिधीय भाग, से लेकर गर्भाशय तक फैली होती है। ये अंडाशय के परिधीय भाग, दैट इज सतह से लेकर गर्भाशय तक फैली होती है। कौन? ये फैलोपियन ट्यूब, ये अंडवाहिनी। अब कान खोल के सुनना, बड़ा जबरदस्त, बड़ा ही बवंडर पोर्शन है। यस, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही बवंडर पोर्शन है। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही बवंडर पोर्शन है। पहले इतनी सी बात को एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डायग्राम में यह बात बताता हूं। यस, यस, इतनी सी बात को नोट कीजिए। यस, अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, बच्चे यहां पे आप देख रहे होंगे कि अपने पास यहां पर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग मेरे पास है गर्भाशय। ये मेरे पास गर्भाशय है,
ये यहां पे दिखाई दे रहा है, ये भाग अंडाशय है, ये जो अंडाशय को जुड़े हुए ये दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पास है अंडाशय लिगामेंट। ये मेरे पास है अंडाशय लिगामेंट। अब हमने बात करी है आपसे अंडवाहिनी के बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में। बच्चे फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसके तीन भाग होते हैं। एक भाग तो ये दिखाई दे रहा आपको, इस भाग को अपन बोलते हैं कीपक, दैट इज इनफंडिबुलम। दूसरा भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, बेटा इस वाले भाग को बोलते हैं तुम्बिका, दैट इज एम्पुला। ये वाला जो दिखाई दे रहा आपको ये है तीसरा भाग, इस तीसरे भाग को अपन बोलते हैं संकीर्ण पथ, दैट इज इस्थमस। इस्थमस एग्जैक्टली में अंडवाहिनी की ये तीन भाग है, बहुत ध्यान से देखना। पहला भाग जो कि अंडाशय के सबसे समीप है, इसको बोलते हैं कीपक। और आप देखिए इस कीपक वाला जो भाग है, ये कीपक वाला जो भाग है, इस कीपक वाले भाग को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इससे ये अंगुली समान प्रवर्ध निकल रहे हैं। ये अंगुली समान प्रवर्ध जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इन्हीं को अपन बोलते हैं झालर, दैट इज फिम्बरी। अब पूछेगा कि सर ये अंगुली जैसे प्रवर्ध क्या काम करते हैं? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। बेटा हमने बोला था कि अंडाशय जो था वो अंडाशय से अंडे का निर्माण हुआ। अंडाशय के अंदर किसका निर्माण हुआ? अंडे का निर्माण हुआ। अब याद करो महिला में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 से 29 दिन का साइकिल होता है। उसमें 14th डे पे 14वें दिन अंडाशय से अंडा मुक्त होता है, अंडा मुक्त होता है। 14वें दिन ये अंडाशय जो है इससे बाहर अंडा निकलता है। बोला हां। अब यहां पर देखो ये अंडा मुक्त हुआ तो मैंने कहा ये जो अपने पास मुक्त अंडा है ये मैंने कह दिया ये है उत्सर्जित अंडा। ये उत्सर्जित अंडा है। याद रखना अंडाशय से अंडा निकल गया, लेकिन ये अंडा स्पर्म से जो मिलेगा वो मिलेगा किस जगह? वो स्पर्म से मिलेगा इस एम्पुला भाग में, इस तुम्बिका भाग में। तो कहने का मतलब कि ये अंडा जो यहां पे पड़ा है इसका यहां पे इस जगह पे पहुंचना जरूरी है, तभी निषेचन हो पाएगा, तभी ये स्पर्म से मिल पाएगा। अगर यहां पहुंचने में लेट हो गया तो फिर कहता रहेगा मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। तो पूछेगा कि कौन सी ऐसी संरचना है? जी हां, पूछेगा कि आप हमें बताओ ना कि कौन सी ऐसी संरचना है, कौन सी ऐसी संरचना है जो इस उत्सर्जित अंडे को यहां से पकड़कर अंदर लेके जाने का काम करती है। तो हमने बोला कि ये जो अंगुली समान प्रवर्ध है जिनको बोला झालर, ये क्या काम करेंगे? ये इस उत्सर्जित अंडे को यहां से पकड़ेंगे और पकड़ के इस उत्सर्जित अंडे को अंदर लेके जाने का काम करते हैं, अंदर लेके जाने का काम करते हैं। तो याद रखना, काम खोल के ये बात सुन लेना, जब भी बोले कि झालर फिम्बरी कौन से भाग पर पाए जाते हैं, हमने बोला कीपक पर पाए जाने वाले अंगुली समान प्रक्षेप है जो अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडे को ग्रहण करने का काम करते हैं, उसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश करवाने का काम करते हैं। कौन? ये झालर, ये फिम्बरी, ये झालर, ये फिम्बरी। यस। तो एक बार मेरे लाडलो ये डायग्राम एक बार बना लीजिए, फिर मैं एक एक पथ के बारे में सारी बातें लिखता हूं। जल्दी से ये बड़ा सुंदर सा डायग्राम एक बार बना लीजिए। यस, एक बार जल्दी से इस खूबसूरत से डायग्राम को एक बार बना लीजिए, फिर मैं एक एक कहानी आपको लिखता हूं।
इस डायग्राम को पहले बना लीजिए बेटा, ताकि तुम्हें अंडवाहिनी के तीनों भागों के बारे में पता चल जाए। यस, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे। अभी हमने बोला कि अपने पास ये अंडवाहिनी जो है, अपने पास ये अंडवाहिनी जो है, इस अंडवाहिनी के टोटल मिला के कितने भाग? हमने बोला ये जो अंडवाहिनी दिखाई दे रही है, इस अंडवाहिनी के टोटल मिला के 3 भाग है। सबसे पहले भाग को अपन बोलते हैं कीपक, दैट इज इनफंडिबुलम। दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते तुम्बिका, इसी भाग को अपन बोलते हैं एम्पुला। तीसरा जो भाग होता है उसको बोलते संकीर्ण पथ, इसी को बोलते स्थैमस। कुल मिला के ये 3 भाग है। बोला साहब ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पूछेगा कीपक। मैं कहूंगा ये कीपक कीप के समान दिखाई देता है, फनल के जैसा भाग है जो अंडाशय के समीप स्थित होता है। तो हमने बोला ये कीप के समान होता है जो अंडाशय के समीप स्थित होता है। पहली बात। दूसरी बात, ये कीपक पे तो ये अंगुली समान प्रक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं झालर या फिम्बरी, और ये अंडोत्सर्ग के बाद अंडे को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। तो हमने बोला इस पर अंगुली समान प्रक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें झालर कहते हैं जो अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडे को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। सहायक है। ये जो बात हुई वो किसके बारे में हुई? कीपक के बारे में हुई। अब याद रखना, वो कहे कि सर इन तीनों भागों में सबसे लंबा भाग कौन सा है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो हमने बोला ये जो तुम्बी का भाग है ये सबसे लंबा भाग है। और यही वो भाग है जहां पे स्पर्म और अंडा आपस में मिलते हैं, और स्पर्म और अंडे के मिलने को, संलयन को ही क्या बोलते हैं? निषेचन। तो मैंने बोला ये निषेचन का स्थल है, ये निषेचन का स्थल है। तो जब भी सवाल पूछे बेटा कि बताओ
निषेचन कहां पर होता है? तो आप बोलोगे कि अंडवाहिनी के तुंबिका एम्पुला भाग में निषेचन होता है। अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में निषेचन होता है। तीसरा भाग कौन सा है बेटे? तीसरा अपने पास है संकीर्ण पंथ। एग्जैक्टली में ये अंडवाहिनी का अंतिम सक्रा भाग है। ये अंतिम संकरा भाग है। पहली बात, ये गर्भाशय में खुलता है। ये कहां पर खुलता है? हमने बोला ये अंतिम सक्रा भाग है जो गर्भाशय में खुलता है। ये अंतिम सक्रा भाग है जो कहां खुलता है? जो गर्भाशय में खुलता है। गर्भाशय में खुलता है। यस, कुल मिला के ये अंडवाहिनी के 3 भाग है। इन तीनों के तीनों भागों को नोट कर लीजिए। यस, नोट कर लीजिए। यस, यही कहानी अपने पास अंडवाहिनी के बारे में है। इतनी सी कहानी को नोट कर लीजिए रसगुल्ला आर्मी, इतनी सी कहानी को नोट कर लीजिए। यस, यस, इतनी सी कहानी को नोट कर लीजिए। इतनी सी कहानी को नोट कर लीजिए। चले, नोट किया? अब मेरे को बताओ, हाउ इज द जोश रसगुल्ला आर्मी? जल्दी बताओ। जोश, जबरदस्त, जिंदाबाद, बवंडर होना चाहिए रसगुल्ला आर्मी का। यस, जल्दी से बताएं, हाउ इज द जोश रसगुल्ला आर्मी? हाउ इज द जोश रसगुल्ला आर्मी? फिर हम बात करते हैं गर्भाशय के बारे में। यस, हम आपसे बात करते हैं गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय के बारे में। यस सर, एक बार डाउट देखो बेटा, आपके जो भी डाउट है आप डाउट वाले पे लिख के दे दीजिए, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग ऑटोमेटिकली जो डाउट होते हैं उनके जवाब दे देते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपके सभी डाउट्स जो थे उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। लोड लेने की जरूरत नहीं है ना? अगर किस दिन क्लास में डाउट नहीं लिया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका जवाब ऑटोमेटिकली दे दिया जाएगा। और क्लास में आप देख रहे हो कि लगभग 100-150 लोगों के डाउट होते हैं। अगर भैया 150 के 150 लोगों का एक बार में खोलते ही अगर जवाब दिया तो पूरी की पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा। तो हमें सभी चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है कि बीच में आया कोई अच्छा टॉपिक आया तो मुझे पता है उस अच्छे टॉपिक के डाउट भी बहुत अच्छे होंगे। यस, अभी जैसे डाउट जैसी कोई बात बड़ी करी ही नहीं है ना? तो अब अगर कोई डाउट आएगा तो फालतू में हम ऐसे 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 जलेबी की तरह घुमा के क्रिएट करेंगे, वो एक जेन्युइन चीज होगी नहीं। तो टाइम खराब नहीं करना है। इस चैप्टर में डाउट जो आते हैं वो निषेचन वाले पोर्शन में और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले पोर्शन में आते हैं, क्योंकि वही 2 पोर्शन ऐसे हैं जो इस चैप्टर की एकदम जान है, बिल्कुल जान है। वो सबसे कंसेप्चुअल है, उसके सवाल लगाने में मुंह में जाग आते हैं। ठीक है, तो आप अपना डाउट लिख दीजिए। आपका काम अपना डाउट लिखना है। आपने डाउट पैनल पे डाउट लिखा, आपका काम खत्म। जवाब देने का टर्न अब हमारा रहेगा। ठीक है मेरे लाडलो, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। यस, चलिए, बहुत अच्छा। हम आपसे बात कर रहे हैं अगली संरचना जिसको अपन बोल रहे हैं यूट्रस, इसी को बोलते हैं वोम, इसी को बोलते हैं गर्भाशय। अब पूछेगा सर, महिला के शरीर में गर्भाशय की संख्या कितनी होती है? बेटा, अगर कोई कहे गर्भाशय की संख्या कितनी होती है तो याद रखना महिला में गर्भाशय की संख्या केवल और केवल 1 होती है। इसलिए मैं बोलूं कि गर्भाशय जो होता है ये होता है अयुग्मित, मतलब केवल 1 होता है। गर्भाशय जो है वो अपने पास है अयुग्मित, मतलब इसकी संख्या जो है वो केवल और केवल कितनी है? वो केवल और केवल संख्या 1 है। पूछेगा सर इसका साइज,
हमने बोला गर्भाशय के साइज में अगर आप बात करके चले लंबाई, तो लंबाई होती है 7 सेंटीमीटर। अगर आप पूछे चौड़ाई, चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर। अगर आप बात करें मोटाई के बारे में, तो मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर। पूछेगा सर इस गर्भाशय का क्या काम था? बेटा एग्जैक्टली में जो भ्रूण का आरोपण होता है, भ्रूण का परिवर्धन होता है, वो इस गर्भाशय में होता है। और ये गर्भाशय थैली के समान संरचना है और इसमें पेशियां भी पाई जाती है। तो मैं कहूं कि ये एक थैलीनुमा, ये एक थैलीनुमा पेशीय संरचना है। ये एक थैलीनुमा पेशीय संरचना है, पेशीय संरचना है। इस पेशीय संरचना का, इस थैलीनुमा संरचना का जो काम था, वो काम क्या है? हमने बोला ये थैलीनुमा संरचना है। हमने बोला ये भ्रूण के आरोपण तथा परिवर्धन का स्थल है। स्थल है। बोला गुरुजी ठीक बात है। अगला सवाल बड़े ध्यान से देखना। बोला सर आप हमें बताओ, अगर कोई हमसे कहे कि ये गर्भाशय जो है इसकी संरचना कैसी है, मतलब अगर हम गर्भाशय को बाहर निकाल के और फिर देखें तो ये कैसा दिखाई देगा? बेटे एक फ्रूट आता है जिसको आप बोलते हैं पियर, दैट इज नाशपाती। पियर जिसको आप बोलते हो नाशपाती, तो ये उल्टी नाशपाती के समान संरचना है। संरचना कैसी है? हमने बोला उल्टी नाशपाती के समान। जब भी बोले बताओ इसकी संरचना कैसी है, हमने बोला उल्टी नाशपाती के समान संरचना है, इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर है। पूछेगा सर, हमने कहा हाँ रे मेरे लाडले। गुरुजी एक बात बताओ, अगर कोई कहे कि भाई गर्भाशय जो है, उस गर्भाशय जो है वो कहां पर स्थित होता है और ये किससे जुड़ा होता है? तो याद करो मैंने डायग्राम बनाया था, अंडाशय बनाया तब, कि गर्भाशय भी उदर गुहा के अंदर स्थित होता है और ये लिगामेंट के द्वारा श्रोणी भित्ति से जुड़ा होता है। तो मैंने बोला गर्भाशय, गर्भाशय उदर गुहा में, उदर गुहा में स्थित होता है, स्थित होता है तथा लिगामेंट के द्वारा श्रोणी भित्ति से जुड़ा होता है, श्रोणी भित्ति से जुड़ा होता है। ये लिगामेंट के द्वारा किससे जुड़ा होता है? श्रोणी भित्ति से जुड़ा होता है और उन लिगामेंट को बोलते हैं गर्भाशय लिगामेंट, गर्भाशय लिगामेंट। बेटा एक बार इतनी सी बात को नोट कर लो, एक बार इतनी सी बात को नोट कर लो। यस, एक बार इतनी सी बात को नोट कर लो। यस, नोट किया। अब सवाल था सर अगर हम गर्भाशय का डायग्राम बनाए और फिर देखें तो गर्भाशय के कितने भाग दिखाई देते हैं? बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। अगर मेरे पास कोई कहे गर्भाशय के बारे में बात करके चले कि आप बताओ महिलाओं का जो गर्भाशय है उस गर्भाशय के कितने भाग होते हैं, गर्भाशय के कितने भाग होते हैं? तो हमने बोला ये जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय के टोटल मिला के अपने पास 3 भाग होते हैं। पहला भाग फंडस,
दूसरा भाग बॉडी, और तीसरा भाग गर्भाशय ग्रीवा, जिसको अपन बोलते हैं सर्विक्स। गर्भाशय के कितने भाग? हमने बोला गर्भाशय जो है उसके टोटल मिला के 3 भाग होते हैं। पूछेगा सर ये 3 भाग कहां कहां पे है, थोड़ा बताओ, बड़े ध्यान से देखना। बेटा हमने गर्भाशय के भागों के बारे में बात कर रहे थे। हमने बोला ये गर्भाशय जो है, इस गर्भाशय के टोटल मिला के अपने पास 3 भाग है। यस, हमने बोला ये कह रहा है कि गर्भाशय जो है, इस गर्भाशय के टोटल मिला के कितने भाग हैं? इस गर्भाशय के टोटल मिला के अपने पास 3 भाग हैं। लो, हमने माना गर्भाशय के टोटल मिला के 3 भाग है। ये हमने बोला लेफ्ट वाली अंडवाहिनी आके खुल रही है, उसका स्थैमस खुल रहा है। ये मेरे पास राइट वाली अंडवाहिनी आके खुल रही है, उसका स्थैमस खुल रहा है। अब देखो गर्भाशय के 3 भाग कौन से? हमने बोला ये संरचना गर्भाशय है और ये गर्भाशय के अंदर का भाग है, और गर्भाशय के अंदर के भाग को बोलते हैं गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा। इट इज गर्भाशय का ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यस, ये जो ऊपर का भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये जो ऊपर का उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसी भाग को बोलते हैं फंडस भाग। यही गर्भाशय का फंडस भाग है। मतलब भ्रूण का आरोपण जो होता है, भ्रूण गर्भाशय में आके जो चिपकता है, वो इसी भाग से चिपकता है। तो मैंने बोला ये भ्रूण के आरोपण का, ये भ्रूण के आरोपण का मुख्य स्थल है। ये भ्रूण के आरोपण का मुख्य स्थल है। कौन सा भाग? फंडस भाग। बोला गुरुजी ठीक है। पूछेगा दूसरा भाग। हमने बोला आप यहां से और यहां तक के भाग को ट्राई कीजिए। यहां से यहां तक का भाग ये मेरे पास है, इसी भाग को बोलते हैं बॉडी भाग। यहां से यहां तक का जो भाग है इसी को बोलते हैं बॉडी भाग। ये बॉडी भाग है, ये गर्भाशय का 2/3 भाग है। हमने बोला ये गर्भाशय का 2/3 भाग है। बोला सब ठीक है। पूछेगा सर आगे, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला यहां पर देखना आप, ये वाला जो भाग, ये यहां से यहां तक का ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को ही अपन बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। ग्रीवा दैट इज सर्विक्स। इस भाग को ही बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा भाग, सर्विक्स भाग। और कान खोल के सुन लो, ये जो गर्भाशय ग्रीवा भाग है, ये सर्विक्स भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली में ये गर्भाशय का अंतिम सकरा भाग है। ये गर्भाशय का अंतिम सकरा भाग है, ये गर्भाशय का अंतिम सकरा भाग है। तो जब भी कहे गर्भाशय का अंतिम या निचला संकरा भाग है, तो हमने बोला ये गर्भाशय का निचला संकरा भाग है, संकरा भाग है।
तो कुल मिला के गर्भाशय के कितने भाग हुए? 3 भाग हुए। कुल मिला के गर्भाशय जो था, उस गर्भाशय के कितने भाग हुए? 3 भाग हुए। अब बड़े ध्यान से देखना, आप कहोगे सर ये सफेद रंग की ये ग्रीन कलर की बनाई ये संरचना क्या है? बेटा इसी को बोलते हैं वजाइना, या हिंदी में इसी को बोलते हैं योनि। एग्जैक्टली में योनि का ये छिद्र है, इसी छिद्र के द्वारा सीसन को अंदर प्रवेश कराने के बाद नर व मादा संभोग करते हैं। तो ये हरे रंग की संरचना योनि है। इस योनि की उत्पत्ति कहां से हुई? गर्भाशय ग्रीवा से हुई। गर्भाशय ग्रीवा से हुई। तो योनि की उत्पत्ति किससे हुई? गर्भाशय ग्रीवा से हुई। और आप देखो ग्रीवा वाले भाग के अंदर ये गुहा पाई गई है। बोला हां, इसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देख लो, ये मेरे पास सर्वाइकल कैनाल और ये वजाइना। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो यहां से मूवमेंट करता हुआ बच्चा, यहां से मूवमेंट करता हुआ बच्चा सर्वाइकल कैनाल में आएगा, फिर इस योनि में आएगा और योनि छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो जो वेजाइनल डिलीवरी होती है, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, वो इसी रास्ते से होती है। इसलिए इस पार्ट को, इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं बर्थ कैनाल, दैट इज जन्म नाल। इन दोनों को मिला के ही अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं बर्थ कैनाल, दैट इज जन्मनाल, जन्मनाल, जन्मनाल। इतनी सी बात को एक बार नोट कीजिएगा, इतनी सी बात को एक बार नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा मेरे लाडलो। यस, ये बहुत फेमस सवाल है, नीट में पूछ पूछ के पूछा हुआ सवाल है। नीट में पूछ पूछ के पूछा हुआ सवाल है कि बताओ बर्थ कैनाल कैसे बनती है। तो याद रखना, बर्थ कैनाल जो है वो योनि प्लस सर्वाइकल कैनाल दोनों के मिलने से बनती है, दोनों के मिलने से बनती है। यस, बिल्कुल डायग्राम को बनाइए और बड़े अच्छे से नोट कीजिएगा। यस, यस, अब भाई मैं आज के लेक्चर की अंतिम बात करता हूं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से सुनना, फिर सीधा अपन रसगुल्लों की अदालत में चलेंगे। बड़े ध्यान से सुनना। बोला गुरुजी ये अपने पास जो है ये गर्भाशय की भित्ति है। हमने कहा अगर इस गर्भाशय की भित्ति को ही काट के देखें तो गर्भाशय की भित्ति में कितनी परतें होती है? गर्भाशय की भित्ति में कितनी परतें होती है? वो परतें हमें कैसी दिखाई देती है? आप उनके बारे में बताओ। तो बड़े ध्यान से देखना, हम गर्भाशय की भित्ति को काटते हैं और फिर परतों के बारे में बात करते हैं। यस, तो हमने बोला जब भी कोई कहे कि आप हमें बताओ गर्भाशय की भित्ति के बारे में, आप हमें बताओ गर्भाशय की भित्ति के बारे में। हमने बोला गर्भाशय की भित्ति को आप देखोगे तो उसमें 3 परतें हैं। गर्भाशय की भित्ति को देखोगे तो उसमें कितनी परतें हैं मेरे लाडले? 3 परतें। सबसे पहली परत को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। गर्भाशय की भित्ति की सबसे पहली परत को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। दूसरी परत को बोलते हैं, वो बोलते हैं मायोमेट्रियम।
और तीसरी परत जो है उसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो जब भी बोले बताओ गर्भाशय की भित्ति में कितनी परतें, आप कहोगे 3 परतें। पूछेगा सर इन 3 परतों की क्या कहानी है? हमने बोला ये जो मेरे पास है ये सबसे बाहरी परत, ये मेरे पास है, ये मध्य परत है। ये कौन सी परत है? ये मध्य परत है, ये मध्य परत है और इसमें चिकनी पेशियां पाई जाती है। हमने बोला ये मध्य परत है। और ये परत जो है हमने बोला ये आंतरिक परत। 3 परत हो गई। अब हम गर्भाशय की भित्ति को काटते हैं और इन तीनों परतों के बारे में एक एक करके बड़े सलीके से बात करते हैं, बड़े ध्यान से बात करते हैं, बड़े हिसाब से, बड़े इत्मीनान से। देखिएगा मेरे लाडले, बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे लाडले। यस, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा मेरे लाडले। ये लो भाई साहब, हमने कहा कि ये अपने पास गर्भाशय है। अब गर्भाशय की भित्ति में कितनी परतें बताई? 3 परतें। कितनी परतें बताई? 3 परतें। सबसे बाहर वाली परत को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर वाली परत को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। बोला यस सर, ये लीजिए, ये हो गई मेरे पास पेरीमेट्रियम। मध्य वाली जो परत है, मध्य वाली जो परत है, उस मध्य वाली परत को अपन बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये लीजिए, ये मध्य परत है जिसको बोल दिया मायोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली परत है उसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। तो टोटल मिला के कितनी परतें हो गई? 3 परतें। अब कहानी थी कि पेरीमेट्रियम तो बहुत पतली सी परत है, बहुत पतली सी परत है और इसमें पाया जाता है सरल शल्काकार उपकला और थोड़ा सा संयोजी ऊतक। तो मैंने बोला कि ये किससे बनी है? हमने बोला ये पेरिटोनियम से बनी है। पेरिटोनियम से बनी है। बोला गुरुजी ठीक बात है। दूसरी परत है मायोमेट्रियम। अब नाम में ही आया मायो, और मायो वर्ड का मतलब होता है मसल्स। बोला हां एग्जैक्टली, हमने बोला था गर्भाशय एक पेशीय थैलीनुमा संरचना है, पेशीय थैलीनुमा संरचना है। तो हमने बोला इसमें चिकनी पेशियां, इसमें चिकनी पेशियां पाई जाती है। ये एक ऐसी परत है जिसमें चिकनी पेशियां पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, इसमें दूसरी बात बेटा याद करो, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय में संकुचन कौन सी परत करवाती है? मायोमेट्रियम। मतलब ये बच्चे के जन्म में सहायक है। तो मैंने बोला बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय में संकुचन
करवाने के लिए उत्तरदायी है। मतलब बच्चे के जन्म में सहायक, बोला सर ठीक है। तीसरी और अंतिम परत जो कि सबसे अंदर वाली परत है, जिसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम, इसमें थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना बेटा। ये सबसे अंदर वाली परत है, ये अत्यधिक ग्रंथिल तथा संवहनीय परत है। तो हमने बोला अत्यधिक ग्रंथिल तथा संवहनीय परत है। ये अत्यधिक ग्रंथिल परत होती है, अत्यधिक संवहनीय परत होती है। कौन सी? एंडोमेट्रियम। पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कान खोल के सुन लो, ये परत सबसे अंदर वाली परत है। और देखो ये जो गुहा दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं गर्भाशय गुहा। बोला हां सर। तो मैं कहूं गर्भाशय गुहा के अंदर वाले स्तर का निर्माण कौन सी कर रही है? एंडोमेट्रियम। तो हमने बोला कि ये गर्भाशयी गुहा के आंतरिक अस्तर का निर्माण करती है, ये गर्भाशय गुहा के आंतरिक अस्तर का निर्माण करती है। ये बात हो गई दूसरी। तीसरी बात याद करो, जब महिलाओं में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग होती है, तो जब ब्लीडिंग होती है तो क्या होता है? जब महिलाओं में ब्लीडिंग होती है तो होता है ये कि ये जो अपने पास परत दिखाई दे रही है, ये एग्जैक्टली में महिलाओं की योनि भाग है। यस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा भाग है? हमने बोला ये जो दिखाई दे रहा है अपने को, ये योनि भाग है। ये अपने पास योनि भाग है। यस, हमने बोला ये योनि भाग है। और होता क्या है, जब महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो ये एंडोमेट्रियम टूटती है, और टूट टूट के ये टूटेगी, रक्तवाहिनियां टूटेगी, और वो इस योनि द्वार के द्वारा बाहर निकलती है। तो मैं कह दूं कि महिलाओं की ब्लीडिंग फेज के दौरान टूटती कौन है? एंडोमेट्रियम। और योनि द्वार से रक्त के साथ, मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ, ऋतु स्राव के साथ, माहवारी प्रवाह के साथ बाहर निकलती है। और ब्लीडिंग फेज खत्म होने के बाद दोबारा से इसका निर्माण हो जाता है। तो इनमें यह परिवर्तन चक्रीय होता है, टूटेगी फिर दोबारा से बनेगी, फिर टूटेगी फिर बनेगी। तो मैं ये कह दूं कि प्रत्येक आर्व चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किसमें होता है? हमने बोला एंडोमेट्रियम में होता है। तो हमने बोला इसमें प्रत्येक आवर्त चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन होता है। तो पूछेगा कौन सी ऐसी परत है जिसमें हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चक्रीय परिवर्तन होता है? तो नाम याद रखना, उसका नाम एंडोमेट्रियम है। उसका नाम एंडोमेट्रियम है। उसका नाम एंडोमेट्रियम है। यस, इतनी सी बात नोट करें, इतनी सी बात नोट करें, इतनी सी बात नोट करें। यस, एंडोमेट्रियम में ऐसा होता है, एंडोमेट्रियम में ऐसा होता है। यस, इतनी सी बात नोट करें।
अब भैया नलिकाओं में अंतिम भाग बच गया, और इस अंतिम भाग को अपन क्या बोलते हैं? इस अंतिम भाग को अपन बोलते हैं योनि। ये वाला भाग क्या हो गया? योनि, दैट इज वेजाइना। और ये मेरे पास जो भाग हो गया, ये मेरे पास हो गया सर्वाइकल कैनाल। और इन दोनों को मिला के ही बोलते हैं बर्थ कैनाल। इन दोनों को मिला के ही बोलते हैं बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। अब बड़े ध्यान से देखना, अगर कोई कहे कि इस योनि की क्या खास बात है, तो बहुत ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। अगर कोई कहे कि सर इस योनि की क्या खास बात है, इस योनि के बारे में बताओ, ये लीजिए भैया, हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इस वजाइना के बारे में, जिसको अपन बोल रहे हैं योनि। जब भी बोले योनि क्या है, हमने बोला ये एक अग्रंथिल पेशीय तथा नलिकाकार संरचना है, संरचना है। पूछेगा सर इस योनि की लंबाई कितनी होती है? बेटा याद रखना, महिलाओं में योनि की लंबाई जो होती है वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की, मैक्सिमम 10 से 12, नहीं तो अपन बोलते हैं लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। यस, लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। डेटा में काम में लेते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर। मैं 8 से 10 ही लिख देता हूं, कहानी खत्म हो जाए। 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है। यस, ये लो। हालांकि इसकी संरचना महिला के शरीर के, उसके हाइट के हिसाब से थोड़ी सी वैरी करती है, लगभग 15 तक मैक्सिमम हो सकती है, पर मोटे मोटे तौर पे बात की जाए तो आइडियली 8 से 10 सेंटीमीटर, 10 के आसपास ही मान के चलते हैं। बोला सब ठीक है। पूछेगा इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? मैंने बोला इसकी उत्पत्ति गर्भाशय के निचले भाग से होती है। कौन से भाग से? गर्भाशय के निचले भाग से। और उस गर्भाशय के निचले भाग को बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा, दैट इज सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। तो हमने बोला इसकी उत्पत्ति गर्भाशय के सर्विक्स भाग से होती है। अब पूछेगा आप बताओ बर्थ कैनाल क्या होता है? जिसको अपन ने बोला था जन्म नाल। तो याद रखना बर्थ कैनाल बराबर क्या होता है? योनि प्लस गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवानाल, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। भाई इन्हीं से मिलके बनता है बर्थ कैनाल, इन्हीं से मिलके बनता है बर्थ कैनाल। इन्हीं से मिलके बनता है बर्थ कैनाल, इन्हीं से मिलके बनता है बर्थ कैनाल। यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो यहां पे आप देख रहे हो हमने गर्भाशय ग्रीवानाल और योनि दोनों को मिला के क्या बनाया? जन्म नाल, जिसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। और हमने महिलाओं की सहायक नलिकाओं के बारे में बात कंप्लीट कर दी है। अब मादा जनन तंत्र की संरचना को देखते तो अपने पास दो चीजें बची। एक तो बची ग्रंथियां,
जिनमें अपने पास थी पैरायूरिथल ग्रंथि एंड दूसरी थी बर्थोलिन ग्रंथि, और तीसरा बता मादा की बाह्य जननेंद्रिया। तो ये बात अपन करेंगे कल। मतलब रसगुल्ला आर्मी आज की एक कहानी खत्म होती है यहीं पे। हम सीधा ले चलते हैं आपको रसगुल्लों की अदालत के इस बड़े ही प्यारे से खूबसूरत से पोर्शन में। तो जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, हाउ इज द जॉस रसगुल्ला आर्मी? यस, how is the Joss Rasgulla Army? Yes. How is the Joss Rasgulla Army? Yes. हाँ भैया, 3D डायग्राम अगले लेक्चर में दिखाएंगे। जब मादा जनन तंत्र पूरा कर देंगे तब मादा जनन तंत्र का 3D डायग्राम आपको दिखाएंगे, अगले लेक्चर में दिखाएंगे। यस, हाई है। चलिए, ये जोश जज्बा हाई बना रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा। तो ये बड़ा प्यारा सा, बहुत छोटा सा, आसान सा सवाल मैंने फेंक दिया है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब दीजिए। और यह बात मैं आपको पिछले ही लेक्चर में बता चुका था कि मादा की बाह्य जननेंद्रियों में किस किस को शामिल किया गया है। आप इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। समय शुरू हुआ अब। ये कह रहा है निम्न में से मादा बाह्य जननेंद्रियों में सम्मिलित नहीं है। मॉन्स क्लाइटोरिस है, मॉन्स प्यूबिस ये भी है, लेबिया मेजर ये भी है, वजाइना नहीं है क्योंकि ये तो सहायक नलिकाओं का भाग है। आंसर गया 3, आंसर गया 3, आंसर गया 3। बहुत आसान आसान सवाल है। यस, 84% जनता का सही जवाब। क्या बात है, शाबाश। मतलब पिछले लेक्चर की चीजें आपको बहुत अच्छे से याद है। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लगाइए अगला सवाल। बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा सवाल, बहुत आसान आसान, एकदम मक्खन सवाल है। यस, एकदम मक्खन सवाल, एकदम मक्खन सवाल। जवाब दे, एकदम मक्खन, एकदम मक्खन सवाल। जवाब दे। अगले सवाल का देखना, निम्न में से किसे मादा सहायक वाहिनी में सम्मिलित नहीं करते? तो याद रखना, फैलोपियन ट्यूब को करते हैं, क्लाइटोरिस तो बाह्य जननेंद्रियों का भाग है, यूट्रस को भी करते हैं, वजाइना को भी करते हैं। तो आंसर गया 2, आंसर गया 2, आंसर गया। ओ भाई साहब, 89% जनता का सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो। चलो भाई साहब, अगला सवाल एकदम लल्लन टॉप सवाल, बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल, बड़ा ही प्यारा सा सवाल। यस, यस। पूछ रहा है मादा में द्वितीयक लैंगिक अंग कौन सा है? मादा में, फीमेल के शरीर में बताना है।
बेटे कह रहे मादा में द्वितीयक लैंगिक अंग कौन सा है? तो पहले वृषण और अधिवृषण ये दोनों तो नर के शरीर में होते हैं, मादा में होते ही नहीं। अब इन दोनों में से डिसाइड करना। याद करो, अंडाशय में युग्मक का निर्माण भी होता है तथा हार्मोन का संश्लेषण भी होता है, दोनों काम करता है, इसलिए प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो द्वितीयक में तो यही आ गया, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां, बाह्य जननेंद्रिय सब द्वितीयक में आ गए। तो उत्तर आया 2। ओ भाई साहब 74% जनता कंफ्यूज हो गई, सॉरी सही जवाब दिया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, जबकि इस सवाल का तो बहुत आसान सा जवाब था। चलिए भाई एक सवाल और आपकी तरफ फेंकता हूं मैं, संभालने की कोशिश कीजिएगा। ये बड़ा ही प्यारा सा सवाल, बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही खूबसूरत सा, एकदम लल्लन टॉप सवाल आपकी तरफ फेंक दिया है, इसको संभाल लो यार। अंडवाहिनी के 3 भाग थे, उन 3 भागों में से बताना है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है अंडाशय के नजदीक अंडवाहिनी का कीपनुमा भाग। अरे कीपनुमा भाग को तो बोलते हैं इनफंडिबुलम। 74% जनता का सही जवाब, 74% जनता का सही जवाब। और इसी के साथ आ गया है आपकी स्क्रीन पर आज का अंतिम सवाल। उम्मीद कर रहा हूं रसगुल्ला आर्मी इसको भी फोड़ कर रख देगी। यह आज का अंतिम सवाल है। यस, आज का अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल, फोड़ के रख दो यार। ताबड़तोड़ जवाब दीजिए, ताबड़तोड़ जवाब दीजिए। यस, चलो भाई। ये कह रहा है जन्मनाल, बर्थ कैनाल किससे बनती है? अभी बोला गर्भाशय ग्रीवा का भाग, और दूसरा था योनि, दोनों से मिलके बनती है। आंसर गया मेरे पास थर्ड, थर्ड, थर्ड। आंसर गया थर्ड, थर्ड, थर्ड। ओ भाई साहब 91% जनता का सही जवाब। क्या जान लोगे हमारी सनम, क्या बात है। चेकर बोर्ड को चेक करते हैं, लीडर बोर्ड को चेक करते हैं, और यहां पे देखना 5 के 5 जवाब दिए। जो भी 10 के 10 लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उनके 5 सही है। मतलब बहुत सारी ऐसी जनता और भी है जिनका नाम स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन उनके सारे के सारे क्वेश्चन सही है। गजब भाई, बवंडर भाई, बवंडर भाई, बवंडर भाई, बवंडर। गजब 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 गजब, मजा आ गया। इसी के साथ आज का ये थोड़ा सा होमवर्क एक बार देख लीजिएगा मेरे लाडलो। आपको होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का 37 से लेकर 44 तक के क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। दूसरा, अपनी जो डीपीपी है उस डीपीपी को लगाओ। इतना सा काम कर देना। इसी के साथ आज का ये बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा लेक्चर जो होता है वो यही होता है खत्म।
बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में कंसेप्चुअल पोर्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे तब दिक्कत आएगी। जब अपन बात करेंगे निषेचन की क्रियाविधि, वो कंसेप्चुअल पोर्शन मिलेगा। सबसे मुश्किल सवाल वहीं से निकल के आते हैं, बाकी तो सारे सवाल एकदम मक्खन है, आप फोड़ के रख दोगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में जब आओ तो इतना सा पोर्शन पढ़ के आना। अगले लेक्चर में मादा जनन तंत्र की जो संरचना है वो पोर्शन हम पूरा करेंगे और बिल्कुल 3D डायग्राम भी अपन देखेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ कल सुबह 11 से 1 वाले शो में। बोल देना रसगुल्ले को टन टना टन 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 टारा। चलती है क्या 11 से 1 वाले शो में स्काई सर के साथ। चले भैया, मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, थैंक यू। भरपूर प्यार देते रहिएगा, भरपूर पढ़ाई करते रहिएगा।